बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाज़रीन किराम, कश्मीर क्राउन है घर घर की आवाज़ और हमारी हमेशा कोशिश रहती है या तो हम पब्लिक ग्रीवेंस सामने लाते हैं या तो हम किसी पॉलिटिक्स किसी लीडर से या किसी सोशल एक्टिविस्ट से या किसी ऑथर से हम बातचीत करते हैं। तो मुद्दा मकसद होता है कि उनकी बात सुनना और उन बातों को आवाम तक पहुँचाना। बहरहाल आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो है डीडीसी मेंबर बुलाक सागाम और पीसी लीडर एडवोकेट मोहम्मद सलीम परेद साहब। नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि आजकल ये सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है कि असम्बली इंतखाबात होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, कब होंगे और किस टाइम पर होंगे वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो सियासती जो ज़ोर शोर से सरगर्म है, हर जगह पर प्रोग्राम, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी कांग्रेस का, कभी पीएचडी का, कभी पीसी का और अगर हम बात करें कभी अपनी पार्टी का। लेकिन पीसी ने अभी तक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी प्रोग्राम किए मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए वो। हालांकि सलीम साहब जो कि पीसी के लीडर है, काफ़ी इलाकों का उन्होंने दौरा किया। अगर हम डूरू शाहबाद की बात करेंगे, रिंगुनु वेरीनाग की बात करेंगे, कपरन इलाके की बात करेंगे, हाल ही में आज उनका दौरा हालसीडार था। लेकिन अभी तक उन्होंने मीडिया को अपॉइंट नहीं किया है, मीडिया को नहीं बुलाया है। क्या मुद्दा है, क्या मकसद है? या तो वो अपनी बात मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं या ये भी हो सकता है जो वादे सलीम साहब लोगों के साथ करेंगे या वो फिर उन वादों पर उबर कर नहीं आएंगे। बहरहाल इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सलीम साहब। सबसे पहले सर, कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह से आज आपका जो दौरा इलाके दूर शाहबाद का रहा, क्योंकि दूर दराज इलाका है ये, काफ़ी पसमानदा इलाका है। अभी तक जितने भी सियासी लीडर आए इन्हें नज़रअंदाज किया गया हर किसी सहूलियत से, चाहे वो महकमे हेल्थ की बात करे, एजुकेशन की बात करे, बिजली की बात करे, रोडों की बात करे, हर चीज़ से उन्हें नज़रअंदाज रखा गया। आज खुद आप उस इलाके में गए, क्या आपको लग रहा है कि इन लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है या इन लोगों के साथ इंसाफ किया गया है? बहुत बजा आपने फरमाया, बहुत सही फरमाया आपने। लेकिन मैं कुछ जो आपने मुद्दे अपनी इंट्रोडक्शन में छेड़े उनका भी ध्यान आपकी तरफ आपके नाजरीन को उनकी तरफ देना लाना चाहता हूँ जी। आपने ये कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जल्द से जुलूस नहीं कर रही है, अगर बाकी पार्टीज करते हैं। अगर आप हमारे अनंतनाग की बात करें, हाल ही में हमारे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर हैं मंसूर साहब, उनका दौरा शांगस में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। अब ये है कि हमारा ये मानना है, मैं अपनी बात करूं, मैंने भी बहुत सी मीटिंग्स ली, ये किया, हम इधर इधर गए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग सियासत से बहुत दूर जा चुके हैं। अगर आप मुझसे, वैसे कि एक सियासी वर्कर, आप सियासी कारकुन, मुझसे पूछें, लोगों के पास जब भी हम जाते हैं, मैं अपनी बात कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, जितना लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है। आज हालसीडार में गया, आपने देखा लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए थे और मैं अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ कि इन लोगों का प्यार देखकर मेरे ताई मेरी मीटिंग में आना। लेकिन साथ साथ में जब इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद सियासत ने इनको बहुत दूर किसी कॉर्नर में ऐसे ही छोड़ दिया है। ये इस पे सियासत पे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सियासी वर्करान, सियासी लीडरान ने, अगर मैं आज की क्या, मैं पूरे डूरू वेरीनाग का मैं जाता रहता हूँ। अगर आप रिंगमुंडू की बात करें, आप सोहन की बात करें, मैं परसों पिछले ही हफ्ते वहाँ मेरी मीटिंग एक थी। एक हमारा गांव है खाडार जी, वहाँ एक ब्रिज बना है, 13-14 साल से पहले उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी उस पर स्लैब ही नहीं हुई है। इतने बड़े बड़े नाम आपके डूरू वेरीनाग में, लेकिन आप सड़क की हालत देखिए। आज हम हालसीडार आए, सही मानों में मुझे नहीं लगा था कि इतना बैकवर्ड होगा, लेकिन सही मानों में लगता है कि लोग इसीलिए खफा हैं, सियासत से भी और सियासतदानों से भी जी। कितनी बार आप किसी को मौका दोगे? तो ये चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि लोगों का जो यकीन है
उसको जीतने के लिए, उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए एक सच, जो सियासत सच पे मबनी हो, उसकी ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को वही कहूँ, वही ख्वाब दिखाऊं जो कल अचीवेबल हो। जो नॉट अचीवेबल है मैं उनको नहीं बताऊंगा। मैं हालसडार के लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि मैं जनाब आपके लिए एयरपोर्ट बनाऊंगा। उनको सड़क चाहिए, उनको पानी चाहिए। देखिए, अगर आप अपर एरिया वेरीनाग की बात करें, वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। कितने वादे उनके साथ, मैं किसी मखसूस लीडर की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये मेरे दिमाग में ये है, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि इतने बड़े कदावर नाम, इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन अभी भी वहाँ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, सेट वाटर, चाहे सड़क की बात हो, स्कूल्स की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी की बात हो, लोग वहाँ पर अभी भी इसके लिए तरस रहे हैं जी। तो ये एक सवालिया है उन लीडरान के लिए जो वहाँ पर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम, देखिए आज कोई हुकूमत नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सागाम ब्लॉक है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जहां पर भी मुझे लगे कि मेरी बात से कोई मसला हल हो सकता है, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, एफर्ट्स लगाऊंगा, चाहे वो ब्रिज की बात हो, सड़क की बात हो, टावर्स की बात हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि वो काम हो जाए। सलीम साहब, अक्सर हमने देखा जब इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है तब सियासी लीडर लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, वो फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। जैसे कि आप माने कि कोई कबूतर, कोई कौवा कुछ खाता है, कोई बंदा आ गया, उससे पत्थर मारा, वो भाग गया, फिर वो नजर नहीं आता। ऐसी हालत हुई है सियासी लीडरों की। आप मानते हो कि आपने इसलिए कहा कि मैंने शाहबाद डोरा इलाके का दौरा किया, वो लोगों से आप मिले, आप ये चाहते हो कि इसलिए आप मीडिया को वहां पे नहीं लाते हो कि अगर मैं मीडिया के सामने कोई बात रखूं, कल को वो मीडिया में आ जाएगा, मैं लोगों के साथ जो वादे करूंगा वो अगर कल खोखले निकल गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आपके नाजरीन को, मैं जिन लोगों से बात करता हूँ वो भी शायद देख रहे होंगे, मैं वादे नहीं करता। मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं पावर में नहीं हूँ, मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, लेकिन कोशिश, एफर्ट्स करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। दिल की तसल्ली देते हो? हाँ, दिल की तसल्ली देता। तो सही, वादे पूरे नहीं होंगे। वादे कैसे कर सकते हैं सर? देखें, मैं उनको बोलूंगा कि मैं कल आपका ये काम करा दूंगा, आई डोंट हैव कॉम्पिटेंस, आई डोंट हैव ज्यूरिडिक्शन। मैं अगर हवा में बात नहीं करूंगा। जहां पर मैं गया, आज की बात करें या इससे पहले आप सोहन की बात करें, आप लारकीपोरा की बात करें, सियासी इस्तेसाल हुआ है। इस्तेसाल की दो किस्म है। एक होता है जनरल इस्तेसाल, जो पूरे वोटर्स के साथ, पूरी पॉपुलेशन के साथ होता है। से फॉर एग्जांपल, किसी जगह, किसी गांव में आपकी सड़क नहीं है या पानी की फैसिलिटी नहीं है, ये उन लोगों के साथ इस्तेसाल है। अब अगर वहां पर 1000 वोटर्स, 1000 के 1000 सियासी वर्कर नहीं होते, उसमें से 5 वर्कर या 10 ऐसे अफराद होते हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जुड़े रहते हैं। उनके साथ भी सर इस्तेसाल हुआ है जी। तो कोशिश ये रहेगी कि हम वो सियासत करें, उनको ख्वाब ना दिखाएं। यहाँ पर अगर आप, चूंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैं आप और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, मैं इंडिविजुअल नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता। देखिए, अगर आज की आप बात करें डूरू वेरीनाग की, आज भी वहां पर सड़क की प्रॉब्लम है। तो अगर कोई लीडर वहां पर पावर में रहा है, मिनिस्टर रहा है, अगर एज मिनिस्टर उसने वो काम नहीं किए हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कल वो करे? ये मेरा सवाल भी है, ये मेरा जवाब भी है। हाँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारे पास सोशल मीडिया है, या अगर आप मैं छोटा नहीं बनूंगा, कल को मुझे तहसीलदार साहब के पास जाना पड़े, डीसी साहब के पास जाना पड़े, सेक्रेटरी जाना पड़े, जार पार करित क्या कोई वाली चीज ऑफिसर के पास जाके ये बोलें कि जनाब यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है। एक पॉलिटिकल वर्कर को एक मीडियम बनना होता है ताकि वो लोगों की बात आगे रखे प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स पे और उनका इजाला हो। ये मेरी कोशिश रहती है। सलीम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो मिनिस्टर बन चुके, जिन्होंने हुकूमत संभाली है, उनके जरिए इलाके का काम नहीं हुआ है, गुजरा हुआ कल वापस नहीं आएगा, वो गुजर चुका है। आप बसती एक पीडीसी मेंबर बुलाद सागा, बसती एक पीसी लीडर, बसती एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो क्या सोच कर आप इलाके में जाते हो?
ये सोच कर कि मैं लोगों को एक जगह जमा करूं, एक बड़ा मजमा लगाऊं, लोगों से बातचीत करूं और मीडिया में आके दिखाऊं कि इतने लोग आज सलीम साहब के पास थे, या इसलिए वहां जाते हो कि आप लोगों के दुख दर्द सुनने जाते हो? देखिए क्या क्या समझकर आपने, माजिद साहब, आप जब घर से निकलते हो सर, ये इस कैमरा में आके बताइए सर, जब आप घर से निकलते हो क्या सोच के निकलते हो? देखिए माजिद साहब, आपने अपने सवाल का खुद जवाब दिया जी। मुझे ये दिखाना होता, दिखावे के लिए करना होता, शायद मैं 4-4, 5-5 मीडिया पर्सन को बुलाता। मैंने अब तक परहेज किया और नियत तो एक तो मुझे खुद को पता है कि मेरे दिल में क्या है और मेरा अल्लाह जानता है। बाकी ना आप बता सकते हैं ना मेरा कोई दोस्त बता सकता है। नियत यही है कि लोगों के पास जाकर आई हैव बीन टिल नाउ, अब तक मेरी कोशिश ये रही है दैट आई विल बी ए पेशेंट, हियरिंग लोगों की हो, उनके दुख दर्द सुने जाएं और उन पे फिर कार्रवाई हो, उनको सुनकर आप देखें कि आप कहाँ पर कमजोर हो और कहाँ पर आप काम कर सकते हो। देखें, अगर मैं एज डीडीसी बात करूं सागाम की, सागाम ब्लॉक की, अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं एज डीडीसी कामयाब नहीं हुआ, मुझे फिर आगे सियासत करने का कोई हक नहीं है। जी, डीडीसी की बात करें जी, डीडीसी में कितना आपके पास है वो भी बिल्कुल आया है, क्योंकि आज हम उस जमाने में रह रहे हैं। अगर मैं आपसे कुछ भी कहूंगा, आपको 2 मिनट आप गूगल मास्टर के पास जाओगे, वो आपको सारा बायोडाटा निकाल के देगा। हमें आता है 71 लाख रुपीस, उसके बावजूद आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप वो आवाज बने। जी, मैं बारहा क्यों ये कोट करना चाहता हूँ, अगेन आई विल कम टू कांडीवारा जी, क्योंकि आप भी यहाँ के लोकल बाशिंदे हो। कांडीवारा का ब्रिज और रोड, कितनी सियासत उस पर हुई। मुझे एक अपना दोस्त, एक अपना हमदर्द ये कहता था कि जनाब आप देखिए, आप दिस इज ए हार्ड फैक्ट, ये कहता मुझे, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय दैट पर्सन कि मुझे कहा गया कि आप कैमरा के सामने आए और ये कहें कि हमें मोहम्मद सलीम परे के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, दूसरे दिन काम स्टार्ट होगा। मैंने बोला दिल छोटा मत कीजिए, काम होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज काम चल रहा है। बट इट वाज ओनली, देखें मैं नहीं कह सकता कि वो मैंने अपने फंड से दिया, अगर मैं वो कहूं तो फिर मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं। उसमें कोई 6-7 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये कह सकता हूं कि मोहम्मद सलीम परे ने उसमें कवाशिश की, एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय एफर्ट्स दैट उसमें काम भी स्टार्ट हुआ और वो वहां पुल भी लगा। हालांकि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, मैं बारहा उन मीटिंग्स में भी कहता रहा और आपके सामने भी कहूंगा, उन्होंने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। मैंने कवाशिश की कंटिन्यूअसली और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें काम चल रहा है। जहां तक और एक बात मेरे जहन में आ गई, आपके नाजरीन को या उन हुक्काम को अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि एक सड़क की बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आप हालसीडा रोड की बात करें या नेटवर्क इशू है हमारा वहाँ पर। हालांकि उसके लिए मैंने प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे मैं गया ऑलरेडी, एक टावर के लिए कि वो अपर बेल्ट को नेटवर्क प्रोवाइड करे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वहां पर बैंक की है, जम्मू कश्मीर बैंक। वेरीनाग को जब आप छोड़ते हैं, जब आप आगे चलते हैं, कोई ब्रांच ही नहीं है। रेन की बात करें, सोहन की बात करें या हालसीडार की बात करें, कपरन की बात करें या जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं, लोग वहां पर बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी कोशिश इंशाल्लाह मीडिया के सामने, आपके कैमरा के सामने, मैंने लोगों को भी कहा कि फ्रॉम मंडे, मैं कल परसों यहाँ ही रहूंगा, फ्रॉम मंडे मेरी कोशिश ऑन प्रियॉरिटी ये रहेगी कि वेरीनाग अपर बेल्ट के लिए एक छोटा मोटा ब्रांच जम्मू कश्मीर बैंक का खुले, और लोकेशन भी मैं आपको सेंट्रली लोकेटेड हो, जिससे तमाम जितनी भी वो बीच में हो और तमाम लोगों को उसका फायदा मिले। चाहे वो रेन की बात हो, चाहे हालसीडार की बात हो, चाहे कपरन की बात हो, चाहे रिंगमंडू की बात हो, सोहन की बात हो, सेंट्रली लोकेटेड हो, या जैसे कमर हमारा आता है, मेरे जहन में कमर ऐसा गांव है, ऐसा जगह है कि अगर वहां पर जम्मू कश्मीर बैंक का एक छोटा ब्रांच हो, दैट विल सफाइज दिस होल पॉपुलेशन। और हुकाम से गुजारिश रहेगी कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए, इनका इजाला किया जाए। जी सलीम साहब, आपने एक बात छेड़ी थी कि मैं लोगों के साथ वादे नहीं करता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर कल पीसी इक़्तिदार में आ गई
आपने हुकूमत संभाली, तब आपको बीजेपी की हुकूमत पे ही काम करना होगा, जो बीजेपी कहेगा वो करना होगा। आपने तो जावेद कुरैशी का बयान सुना होगा, पीसी हमारी बी टीम है बीजेपी की, तो तब क्या करोगे, तब बीजेपी की मानोगे? आपने फिर जावेद कुरैशी का दूसरा बयान भी सुना होगा कि ए टीम, बाकी ये टीम्स में मैं जाना नहीं चाहता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बी टीम, सी टीम, ये बात अब हिस्ट्री है। यहाँ पर आप सच की सियासत कीजिए। यहाँ पर जिन चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे आपने सियासत करनी थी या करते थे, वो यहाँ पर बीजेपी ने अपनी गुंडागर्दी से ले ली। तो ये आप कैमरा में आके बोलते हो बीजेपी की, और ये आप चैलेंज देते हो जावेद कुरैशी को और भाजपा को कि हम बीजेपी के नहीं है। कौन कहता है कि हम भी, अगर हम बीजेपी, कुरैशी कह रहा है उसने तो, मैं बोल रहा हूँ जावेद कुरैशी ने फिर पीडीपी के बारे में भी कहा, जावेद कुरैशी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कहा। पहले आप तो ये देखिए, पहले आप ये देखिए कि बंदा कौन बोल रहा है। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है टीम्स की, जहां तक आपने बात की, हालांकि मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, मैं आपके जरिए आपके साथ आपके सवाल का जवाब देकर कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप बी टीम पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कहते हो, तो ए टीम कौन है? और यहाँ पर बीजेपी ने जो हरदर्मियां की, बीजेपी ने जो यहाँ पर मारदार किया, उसका मैं मानता हूं कि उसका लोगों को कंपेंसेट आप नहीं कर सकते। चाहे वो 370 की एब्रोगेशन हो, 35A की एब्रोगेशन हो, मेरा मानना है, मैं मानता हूं, और हमारी पार्टी का इस पे मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों चीजें हमसे बीजेपी ने इलीगली और अनडेमोक्रेटिकली ली। अब मैं आपसे ये अर्ज करूं, आप ये चीजें अप्रिशिएट करें। लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप अप्रिशिएट इसको करें। जिस दिन 370 और 35 हमसे लिया गया, अब वापस कौन दे सकता है? कोर्ट दे सकता है। कोर्ट पहले कौन चला गया? आप वो चीजें अप्रिशिएट करें। कौन चला गया? आपसे पूछना चाहता हूं, कौन चला गया? पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट पार्टी हु अप्रोच्ड कोर्ट फॉर विंडिकेशन ऑफ आवर ग्रीवेंसेस विज़ जो 370 और 35A की एब्रोगेशन थी, उसके लिए हम कोर्ट चले गए। दूसरी बात, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस किन चीज़ों पे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह सकता है कि जनाब इतने लोगों पे बीजेपी ने पीएसए लगाया, पीएससी ने बीजेपी ने जुल्म किया हम पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये आप देख ले कि कौन कह रहा है। मैं कह सकता हूं, हमारी पार्टी कह सकती है, हमारी पार्टी का लीडर कह सकता है, बिकॉज उसकी वजह से एटलीस्ट अगर एक पीएसए मुझे आप गिनाएं, मैं सियासत नहीं करूंगा, या मैं ये कहूंगा कि हाँ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी धुली नहीं है, वो साफ नहीं है, उस पर भी दाग धब्बे हैं। लेकिन बीजेपी पे दाग धब्बे हैं, पीएसए लगाए यहाँ पर, आज भी लग रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, सबसे ज्यादा पीएसए जम्मू कश्मीर में किसने लगाए हैं? आपसे सवाल कर रहा हूं जनाब, किसने? सवाल मुझसे आप पार्टी को जवाब देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस, सर मैं जवाब भी दे रहा हूं, आप पार्टी को जवाब दे कि पीएसए सबसे ज्यादा। देखिए, बीजेपी ने आज कंटिन्यूअस प्रोसेस में पीएसए लग रहे हैं, लेकिन टिल डेट सबसे ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पीएसए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए हैं, फॉलोड बाय पीडीपी एंड बीजेपी। एक पीएसए आप बताएं, हम तो पावर में रहे नहीं। तो सबको सलीम साहब, इसका मतलब सबको जिम्मेदार ठहरा रहे, सब कांग्रेस को जिम्मेदार। सर देखिए, कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराए? 370 और 35 ये तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक फार्मर के लिए है, जितना मेरे लिए है, जितना आपके लिए है। कांग्रेस 8 साल की बात है, 8 साल से पहले कांग्रेस थी, परमानेंट क्यों नहीं बनाया इसको? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 बार अक्सरियत से ऐवान में भेजा, जम्मू कश्मीर की असेंबली में भेजा, ऑटोनॉमी पे क्या किया? फिर पीडीपी को वोट हमने इसलिए दिया था, किस लिए दिया था? बीजेपी को रोकने के लिए। फिर तो उन्होंने ही किचन में बीजेपी को लाया, तो किसको आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो? आज बात हम करेंगे कि आज लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, अगर कोई पार्टी मुझे, कोई लीडर मुझे ये बताए कि मैं 370 को वापस लाऊंगा, आई विल क्विट
माई पार्टी, आई विल क्विट माई पॉलिटिक्स, जी। आई विल फॉलो हिम, और मैं उसके लिए कल से ही कैंपेनिंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन मेरा सवाल उनसे रहेगा कि जनाब आप मुझे रोड मैप बताएं, आप मुझे प्रोसेस बताएं कि कैसे ला सकते हो। जवाब इसका एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। जब तक बीजेपी यहां पर है, हिंदुस्तान के ऐवान में है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 370 और 35 ए आपको डेमोक्रेटिकली वापस मिल सकता है। नहीं मिल सकता। फारूक अब्दुल्ला बोल रहे कि रोड मैप हमारे पास है, हम उनको बताएंगे कि 370 कैसे वापस आए। ये तो सर बोलते, सर बोलते क्या फिर सर देखो, या तो वो लोगों को बहुत अच्छा सवाल जी, किया। जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। यू विल हैव पेशेंस, यू विल बियर मी फॉर सम टाइम। मैं फारूक साहब को सैल्यूट करता हूँ। आज हम स्टेट में है कि यूटी में है? यूटी में है, यूनियन टेरिटरी में। जब स्टेट की असेंबली थी, जब आपकी पूरी अक्सरियत थी, जब बीजेपी का नाम ही नहीं था, जब कोई पार्टी थी ही नहीं, सिर्फ आप और कांग्रेस थी, उस वक्त आपने ऐवान में क्या किया? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आज सिर्फ एक ही पार्टी मेजॉरिटी में आए। नहीं एक्सपेक्ट कर। मैं ये नहीं कह सकता कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होगी जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं कह सकती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होगी जी। एक आपका शेयर ऑफ सीट्स डिपेंड करता है, और दूसरा आप असेंबली किस असेंबली की बात कर रहे हो? यूटी असेंबली की बात आप कर रहे हो। कितना ताकत होता है आपके पास? ये तो मुझे लगता है, अगर फारूक साहब ने ऐसा कहा है, बड़ी कदावर शख्सियत है, तो मुझे लगता है कि ये ड्रामाबाजी है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं। तो ये सब लोगों को एक बौखलाहट, एक ऐसी लोगों को डराने और लोगों को ऐसे ही गुमराह करने की बात की जा रही है कि हमारे पास रोड मैप है, कि जितने भी पॉलिटिक्स है यहाँ पर, जितने भी पार्टियां हैं, हमारा सत्ता है, हमारे पास रोड मैप है, हम उनको दिखाएंगे। तो ये क्या चल रहा है? ये सियासत में ये सब क्या चल रहा है? धोखेबाजी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि फिर अगर लोग इस पे, मुझे नहीं लगता कि आज के लोग, आज के नौजवान इन बातों पे गौर कर सकते हैं या इन पे सोच भी सकते हैं। आज लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आज सबको पता है। सर मैं वकील हूँ, मुझसे बेहतर पता एक आर्ट स्टूडेंट को लॉ के बारे में पता होगा। अगर ऐसा कुछ कहा है किसी ने भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, झूठ कह रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें एक उम्मीद वाबस्ता है, इस मुल्क, हिंदुस्तान के मुल्क के जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद वाबस्ता है कि हमें 370 वापस मिलेगा, लेकिन वहां से ही मिलेगा, डेमोक्रेटिकली नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो जो ये कहते हैं कि हम ला सकते हैं, मेरा ओपन चैलेंज है, वो लोगों को गुमराह नहीं बल्कि लोगों को बेवकूफ बना रहे। जी सलीम साहब, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि जितनी भी पार्टियां अभी तक आई, और पीएससी का जो मामला आपने बताया कि पीएससी ने किन्होंने लगवाया, अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में आई, क्या ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा? क्या बदलाव लाओगे आप? देखिए, मैं वही कहूँ, मैं हवा में, माजिद साहब आपके साथ मेरे साथ बहुत बार बात, मैं हवा में बात नहीं करता। मैं पार्टी का मौकिफ आपके सामने नहीं रख सकता, बिकॉज आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी। और जहां तक अगर आप मुझसे पूछें, हाँ, मैं कल पार्टी के सामने ये चीजें रख सकता हूं कि जनाब इन चीजों पे नरमी हो। और मेरे नजदीक मैं मानता हूं कि अगर कोई बंदा किसी चीज से सफर हुआ है, उसको पता है कि उसको उसका दुख कितना होता है, उसका दर्द कितना होता है। अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, इस पार्टी ने सफरिंग के अलावा कुछ नहीं देखा जी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बी इट द फाउंडर ऑफ द पार्टी अब्दुल गनी लोन साहब, इट वाज फॉलोड बाय सजाद साहब, जेल जा चुके हैं, पीएसए लग चुके हैं, इन पे भी, हमारे पार्टी के वर्कर्स पे भी। तो हमें पता है कि इससे कितना नुकसान होता है, एक इंसान का भी, एक उसके फ्यूचर का, और एक समाज का कितना नुकसान होता है। कोशिश रहेगी हम उनके पास ये बात रखें, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज लोग, मुझे लगता है कि आज लीडर्स का टेस्ट नहीं है जी, आज लोगों का टेस्ट है जी। आज लोगों को एक डिफरेंशिएशन जरूर करना है। और मैं सिर्फ डूरू की बात नहीं करूंगा, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। अभी मुझे लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, जहां तक मैं समझ पाता हूं, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली रूल दिल्ली का चल रहा है। तो हालांकि गुजारिश ये रहेगी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हमारा है वो जल्दी बहाल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे। अगर होते हैं, और जब भी होते हैं जी,
जितने भी लीडरान हैं या लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने लीडरान को एक मंच पे लाएं, उनको एक ओपन डिबेट कराएं। डूरू की बात करें, कोकरनाग की बात करें, अनंतनाग की बात करें, श्रीनगर की बात करें, जम्मू की बात करें, अपने लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाएं और उनसे सवाल करें। आज मसला ये है, देखिए आप मुझे नहीं, अगर यहाँ पर हमारी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिल्कुल बीजेपी के नक्श कदम पे चल रहे हैं। आज बीजेपी का नारा एक ही है कि कांग्रेस ने ये किया। 10 गलतियां कांग्रेस ने की, हमने सिर्फ 5 गलतियां की जी। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी की नुक्ताचीनी कर रहे हो, आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हो। आप ये बताएं कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप इक्तिदार में रहे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मोहम्मद सलीम परे से हिसाब मांगते हो, यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हिसाब मांगते हो, हमने तो हुकूमत में थे ही नहीं, लेकिन आप तो हुकूमत में थे, आपके चीफ मिनिस्टर्स थे, उनसे आप जवाब तलब करें। वो उनको अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहेगी, बल्कि सारी अकाउंटेबिलिटी उनके पास ही है। हमारी यहाँ वो है ना, वो हमारी यहाँ दो, अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आप पीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों तो इख्तिदार में रहे और फिर देखें कि जब वो इख्तिदार में थे उन्होंने क्या किया। मैं आपको गिनाऊं जी। स्टार्टिंग आप जमात इस्लामी से करें। जमात इस्लामी पे बैन किसने करवाया था जी? मैं मानता हूं जमात इस्लामी इज ए स्कूल ऑफ थॉट। बैन किसने करवाया? उसके बाद फलाह-ए-आम ट्रस्ट हाल ही में, और मैं आपके नाजरीन को ये बता देना चाहता हूँ, फलाह-ए-आम ट्रस्ट को बैन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने करवाया था जब वो होम मिनिस्टर थे। मैं रिसेंटली एक ट्वीट देख रहा था इल्तिजा जी का, इल्तिजा मुफ्ती जी का। उन्होंने लिखा था इस बैन पे, स्कूल्स की बैन पे। मैंने उनको एक कमेंट किया था, मुझे लगता है फिर उन्होंने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। मैंने उनको बोला कि प्लीज आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री को देखें। इट वाज योर ग्रेट ग्रैंडफादर कि जिन्होंने उस पर पहले बैन लगवाया था। पीएसएस की बात करें, आज हम कितने नौजवान हमारे जेलों में बंद पड़े पीएसए की वजह से। बहुत गलत बात है और हम इसकी जितनी भी निंदा करें, जितनी भी हम इसकी मजम्मत करें, कम करें। लेकिन आप जिनकी ज़बान ये सुन रहे हो, अगर मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाँ तो या मेरी पार्टी ने कोई किसी को पीएसए दिया नहीं, लेकिन क्या ये उमर साहब कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट में जब वो इक़्तिदार में थे एज चीफ मिनिस्टर, कितने पीएसएस लगे। और अगर जड़ देखें हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारी पार्टी भी इस पर स्ट्रेस देती है और मैं मानता हूं कि इंपॉर्टेंट है। हमें एज कश्मीरी वी हैव अ राइट, हम जितनी भी यहाँ पर अब तक खूनरेजी हुई है, कितने मज़ार बड़े पड़े हैं नौजवानों से, इसका रूट काज एक ही है, वो रिगिंग है 1987 की जी। देखें आप, हमारा हमसाया था यासीन मलिक साहब, हालांकि श्रीनगर में रहते थे लेकिन थे वो जलनगाम के। हमारा एक लीडर हुआ करता था मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसको हालात ने फिर सईद सलाउद्दीन बनाया जी। गिलानी साहब, या हमारे पार्टी के फाउंडर मरहूम शहीद अब्दुल गनी लोन साहब, ये सारे बिलीव करते थे डेमोक्रेसी में। यासीन मलिक साहब एक इलेक्शन एजेंट थे मोहम्मद यूसुफ शाह साहब के। 1987 में जो भी 1987 में हुआ, उसके बाद आप देखें यहाँ के हालात कितने खराब हुए। लेकिन उसका जो रूट है, उसका जो मेन कॉज है, आज भी जो हालात खराब है, मेरे नजदीक वो यही 1987 की रिगिंग है। मैं नाजरीन को, मैं आपको भी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी हैव अ राइट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से या यहाँ की एलजी सरकार से हम ये एक सवाल यह है कि आप इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, आप इसका क्लोजर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये एनसी और पीडीपी के साथ मिले हैं, नाम तो धब्बा तो हम पे लगा रहे हैं कि बी टीम हो बीजेपी के। मैं नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हो कि आपके पास 56 इंच सीना है, आप डरते हो, या तो इनके साथ आप मिले हो, आप इसमें बिठा दीजिए ना कमीशन, एक जुडिशियल इंक्वायरी करवा दीजिए ना, देखिए कि कल्प्रिट्स कौन है। अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी रिटर्न पे आए, जम्मू कश्मीर के अवाम डेमोक्रेसी में भरोसा करें, एक ही बार इस चैप्टर को आप क्लोज कर दें। 1987 की रिगिंग की जुडिशियल इंक्वायरी करवा दीजिए, जो भी उसमें मुलव्वस हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेशनल पार्टी हो या गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय हो,
यू बुक देम टू टास्क, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जितने भी नौजवान हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ इंसाफ होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सलीम साहब। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस बिजी समय में भी वक्त निकाल कर हमसे बातचीत की। कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा किसी प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। नाज़रीन किराम, सलीम साहब से हमने बहुत सारी बातें की। ये बातें कहाँ तक सच निकलेगी वो तो आने वाले समय में पता ही चलेगा। जिस तरह से इन्होंने एक पार्टी दूसरी पार्टी को दूसरी पार्टी जिम्मेदार ठहरा रही है, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगर इक़्तिदार में आ गई जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कुछ करेगी वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन खान वसीम के साथ मैं माजिद सलाम, कश्मीर क्राउन, अनंतनाग, कुकरनाग। Dayanand Sagar University. Live the dream.